इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द आता है, वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या, जिसे हम संक्षेप में EAN भी कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कि कॉपर केंद्रीय धातु परमाणु है और इससे 6 एमीन समूह लिगेंड के रूप में उपस्थित हैं। साथ ही जो काउंटर आयन है वह क्लोराइड है, यानी कि Cl2 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉपर की एटॉमिक नंबर। हम जानते हैं कॉपर का जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 29। इसके बाद हम देखें कि इसे लिगेंड्स के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर 6 लिगेंड हैं और हर लिगेंड एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन परमाणु को देता है। तो यहाँ पर 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड से मिलने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 × 2 यानी कि 12 हो गई। अब हम देखें कि यहाँ पर जो कॉपर है वो इस पर चार्ज कितना है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में हम अनुमान के द्वारा निकालें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के बाहर Cl2 है और एक क्लोराइड आयन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि Cl2 के में कुल मिलाकर 2 नेगेटिव चार्ज काउंटर आयन में है। और चूंकि कॉम्प्लेक्स उदासीन होगा तो काउंटर आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स पर 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो लिगेंड है वो उदासीन है, यानी कि जो 2 पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे के पूरे कॉपर आयन के हैं, यानी कि कॉपर यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेज पर है। और जब उदासीन परमाणु था कॉपर, तब उसकी जो एटॉमिक नंबर थी वो 29 थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि कॉम्प्लेक्स में यह 2+ आयन के रूप में मौजूद है और इसलिए जब वो 2+ आयन बनाएगा तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके एटॉमिक नंबर से कम हो गए। तो अब जो कॉपर के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो हम इससे देखते हैं। सबसे पहले हम ले कि इसके पास 29 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, प्लस इसको लिगेंड के द्वारा 12 इलेक्ट्रॉन मिले, यानी कि ये हो गए टोटल 41। और आयन बनाने के लिए, है ना, कॉपर 2+ आयन बनाने के लिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर दे दिए, तो ये हो गए -2। और इस तरह से जो अब कॉपर आयन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो हो जाएंगे 39। और ये जो 39 की संख्या है इसे ही हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। इस तरह हम देखें कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु के पास कुल जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु की प्रभावी परमाणु संख्या या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इसे हम फार्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं परमाणु संख्या को कैपिटल Z के द्वारा शो करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल Z प्लस, क्योंकि प्रत्येक लिगेंड एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस तरह से लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए हम लिख सकते हैं 2 × नंबर ऑफ डोनर एटम, है ना। यहाँ पर लिगेंड की संख्या हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कई बार लिगेंड एक से अधिक डोनर एटम होते हैं और उससे एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़े हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डोनर एटम माइनस हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह से, और हम जानते हैं कि लिगेंड के पास जितने डोनर एटम होते हैं उतने वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है और वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं Z + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह हमें एक फार्मूला मिल जाता है जिसके द्वारा हम आसानी से केंद्रीय धातु परमाणु की इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं हम K4FeCN6 का।
हम जानते हैं यहाँ पर आयरन की यदि हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और यहाँ पर जो लिगेंड है वो की संख्या 6 है, यानी कि इसे 6 गुणा 2 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स के द्वारा प्राप्त होंगे। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर 26 + 12। अब हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम अनुमान से निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखें सबसे पहले काउंटर आयन यहाँ पर पोटेशियम है जिस पर +1 चार्ज होता है और इसकी संख्या 4 है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लिगेंड है वो साइनाइड है जिस पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है और इसकी संख्या 6 है, इसलिए यहाँ पर टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं 6। अब अंदर जो कॉम्प्लेक्स के 6 नेगेटिव चार्ज यदि काउंटर के 4 पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो गए तो अब बचे जो 2 नेगेटिव चार्ज हैं वो निश्चित रूप से केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा न्यूट्रलाइज होंगे, यानी कि यहाँ पर आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 होगा। तो इस तरह से हम जो इसके टोटल अभी इलेक्ट्रॉन आए थे उसमें से 2 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलता है 36। और यहाँ पर हम देखें कि जो ये 36 नंबर है यह क्रिप्टॉन जो नोबल गैस है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर है। इसी तरह से एक और उदाहरण हम लेते हैं। यहाँ पर हम कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें यहाँ पर टेट्रामीन है ना 4 एमीन लिगेंड्स के रूप में उपस्थित हैं और साथ ही साथ यहाँ पर काउंटर आयन के रूप में सल्फेट उपस्थित है। अब यदि हम यहाँ पर लें कि कॉपर का एटॉमिक नंबर यहाँ पर हो जाएगा 29 और यहाँ पर इसके 4 एमीन है, तो 4 एमीन लिगेंड हैं उनके द्वारा इसे 4 गुणा 2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। साथ ही यहाँ पर अब देखें यदि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर काउंटर आयन सल्फेट है जिस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि पूरे कॉम्प्लेक्स पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। और चूंकि यहाँ पर लिगेंड उदासीन है और इसलिए जो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं वो कॉपर के होंगे, यानी कि कॉपर यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होने की वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा। तो यहाँ पर जो इसके फाइनल जो इलेक्ट्रॉन हमें टोटल मिलेंगे 29 + 8 - 2 = 35। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिल रहा है कॉपर का वो हो गया 35। इसी तरह से और एग्जांपल हम ले सकते हैं। यहाँ पर है हमारे पास हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड। अब यहाँ पर भी कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर यहाँ पर हम लें तो ये हो जाएगा 27 और 6 एमीन लिगेंड्स हैं उनके द्वारा इन्हें कुल 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी कि 27 प्लस यहाँ पर 12 हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर देखें कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, तो फिर से हम देखेंगे यहाँ पर काउंटर आयन यहाँ पर क्लोराइड यानी कि Cl जो है वो 3, इनकी संख्या क्लोराइड आयनों की संख्या यहाँ पर 3 है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होगा उस पर 3+ चार्ज होंगे। और यहाँ पर चूंकि लिगेंड उदासीन है, एमीन है और इसलिए जो कोबाल्ट है उस पर +3 ऑक्सीडेशन चार्ज होंगे, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। तो इस तरह से +3 ऑक्सीडेशन जब है तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन उसके लिए त्यागे होंगे और इस तरह से यहाँ पर जो हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिलेगा वो 27 + 12 - 3 = 36 और ये भी नोबल गैस क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के बराबर है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, यहाँ पर है टेट्राकार्बोनिल निकल। तो यहाँ पर हम देखें जो निकल है वो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 28 है और 4 यहाँ पर कार्बोनिल लिगेंड है, तो यहाँ पर इसे 8 टोटल इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और यहाँ पर 28 + 8 कर दें और यहाँ पर देखिए कि निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो यहाँ पर काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है और जो कार्बोनिल लिगेंड है वो न्यूट्रल है।
यानी कि यहाँ पर निकल पर आवेश 0 होगा। तो यहाँ पर जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमें मिलेगा वो हो जाएगा 28 + 8 - 0 = 36। यानी कि यहाँ पर फिर से हमें क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के बराबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिल गया 36। यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि मैक्सिमम जो सेंट्रल मेटल एटम है उनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक नोबल गैस जो कि एक स्थिर परमाणु संख्या होती है के बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जिनके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की संख्या हमें 36 मिलती है या नोबल गैस की परमाणु संख्या के बराबर मिलती है, वो कॉम्प्लेक्स बहुत अधिक स्थायी होते हैं। जिन कॉम्प्लेक्सेस में केंद्रीय धातु परमाणु की इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होती है, वो जैसे कि इनकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कम होती है तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और ये जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब है कि ये स्वयं एक ऑक्सीडाइज्ड एजेंट की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरी ओर यदि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 या किसी नोबल गैस के परमाणु संख्या से अधिक होती है, तब इनकी टेंडेंसी उस अधिक इलेक्ट्रॉन को बाहर देने की होगी, यानी कि उस समय ये स्वयं एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करेगा। तो इस तरह से हम देखें कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के आधार पर हम उस कॉम्प्लेक्स की प्रकृति के बारे में भी जान सकते हैं। इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत उपयोग होने वाला अंतिम टर्म है वो है समन्वय बहुफलक, यानी कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन से तात्पर्य है केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि सेंट्रल मेटल एटम सीधे सीधे जितने लिगेंड्स परमाणुओं के से जुड़ा होता है उनकी दिक् स्थान पर, यानी कि स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है, उनकी दिक् स्थान में व्यवस्था कैसी है। और ये देखा गया है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के पॉलीहेड्रॉन देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मिलेगा हमें ऑक्टाहेड्रल, जिसका उदाहरण हम ले सकते हैं यहाँ पर हेक्सामीन कोबाल्ट 3+ आयन के रूप में। और यहाँ पर आप देखें कि जहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है वहाँ पर हमने जाना कि उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, जिसमें कि जो 4 लिगेंड होंगे हमेशा वो वर्ग के समतल पर उपस्थित होते हैं, जबकि 2 लिगेंड उस समतल के एक ऊपर और एक नीचे उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर ज्यामिति देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर ये 2 ज्यामिति भी देखने को हमें मिलती है। टेट्राहेड्रल का हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे टेट्रा कार्बोनिल निकेल। इसमें देखा गया है कि जो इसकी ज्यामिति होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, जिसमें निकेल मध्य में होता है और चतुष्फलक के चारों कोनों पर ये कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हैं। इसी तरह से स्क्वायर प्लानर का उदाहरण हम ले सकते हैं। इसमें टेट्रा क्लोरोप्लैटिनेट 2- आयन जो है उसमें ये पाया जाता है, जिसमें कि प्लैटिनम धातु मध्य में होता है तथा चारों जो क्लोराइड लिगेंड्स होते हैं वह स्क्वायर प्लानर के चारों कोनों पर उपस्थित होते हैं, एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसमें सेंट्रल एटम से जुड़े हुए जितने भी लिगेंड हैं उनकी स्पेशल अरेंजमेंट यानी कि दिक् स्थान में व्यवस्था किस प्रकार से होती है उसे ही हम समन्वय बहुफलक कहते हैं। और इसके द्वारा हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्यामिति ज्ञात कर सकते हैं। उपसंयोजन यौगिकों से संबंधित सभी पारिभाषिक शब्दावली जान लेने के पश्चात अब हम उपसंयोजन यौगिकों का IUPAC पद्धति से नामकरण करना सीखेंगे। IUPAC पद्धति के अंतर्गत
नामकरण करने के लिए पहले हम इनके सूत्र लिखना सीखेंगे और उसके बाद हम सूत्र से नामकरण करना सीखेंगे। हम जानते हैं किसी भी यौगिक का सूत्र उससे संबंधित आधारभूत सूचना को संक्षिप्त में तथा सरल रूप में प्रकट करने का एक तरीका होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं एक केंद्र की उपसंयोजन यौगिकों के सूत्र लिखते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना होता है। यहाँ पर एक केंद्र की इसलिए उपयोग में लाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी हम उदाहरण देखेंगे उसमें एक ही केंद्रीय धातु परमाणु होगा। तो इसमें इनके नामकरण करने के नियम हम जानते हैं। चूँकि हम जानते हैं उपसंयोजन यौगिक भी एक साल्ट ही होते हैं, लवण होते हैं और जिस प्रकार से हम सामान्य लवण जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनका नामकरण लिखते समय पहले धनायन को लिखते हैं और उसके बाद हम ऋणायन को लिखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार का नियम हम उपसंयोजन यौगिकों के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर धन आयन का सूत्र लिखा जाएगा और उसके बाद हम ऋण आयन का सूत्र लिखते हैं। धन आयन चाहे वो सिंपल कैटायन के रूप में हो या फिर वो कॉम्प्लेक्स कैटायन के रूप में हो, धन आयन को पहले लिखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ देख सकते हैं जैसे K4FeCN6, यहाँ पर ये कंपाउंड है। इसका जब हम सूत्र लिखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोटेशियम है वो सिंपल कैटायन है और इसलिए इसके सूत्र को संकेत को पहले लिखा गया है और इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स आयन को लिखते हैं क्योंकि जब काउंटर आयन पॉजिटिव है तो जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पर है CONH3 ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर आप देखिए कि जो काउंटर आयन है वो नेगेटिव है इसलिए उसे बाद में लिखा गया है, जबकि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिव है, धन आयनिक है, इसलिए इसे यहाँ पर पहले लिखा गया है। यदि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें धन आयन और ऋण आयन यदि दोनों, हमने देखा था कई बार एग्जाम्पल में, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं तो वहाँ पर भी हमें जो कैटायन है उसे पहले लिखना है, धन आयन को पहले लिखना है और ऋण आयन को बाद में लिखना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण हम देख सकते हैं जैसे AgNH3 ये पॉजिटिव आयन है, जबकि यहाँ पर AgCN ये नेगेटिव आयन है। तो नेगेटिव आयन है इसलिए इसे बाद में लिखा गया है और पॉजिटिव आयन को पहले लिखा जाएगा। इसके बाद जो दूसरा नियम है वह है जितने भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जब हम लिखते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हम जानते हैं धातु तथा लिगेंड को एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो धातु परमाणु अथवा आयन होगा उसे हम पहले लिखेंगे और लिगेंड को उनके बाद लिखेंगे और लिगेंड को लिखते समय हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर का उपयोग करेंगे। यहाँ पर उसमें किस प्रकार का आवेश है इसको ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि वो धनायनिक है या ऋणावेशित है या उदासीन है, इसको हम नहीं देखेंगे। हम सभी लिगेंड्स को उनके अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, यहाँ पर CONH3 SO4 ये हमारे पास एक सूत्र जो दिख रहा है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमने जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो धातु परमाणु है उसको पहले लिखा हुआ है और उसके बाद जो लिगेंड्स हैं, यहाँ पर दो लिगेंड हैं, एक है एमीन और दूसरा है क्लोराइड। तो यहाँ पर एमीन अल्फाबेटिकली पहले आता है इसलिए हम उसे पहले लिखेंगे, जबकि क्लोराइडो को हम बाद में लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर और एग्जाम्पल ले सकते हैं COCl2En ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर हम देखें कि धातु परमाणु पहले लिखा गया है और इसके बाद जो दो लिगेंड हैं, यहाँ पर एक क्लोराइड है और दूसरा है इथिलीन डाईएमीन।
तो यहाँ पर जो C अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, इसलिए जो क्लोराइड है उसको हम पहले लिखेंगे, जबकि इथिलीन डाइएमीन को बाद में लिखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, वहाँ पर भी पॉलीडेंटेड लिगेंड को भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही लिखा जाएगा। और साथ ही यदि हम उसे संकेत अक्षर में लिखते हैं, जैसे कि इथिलीन डाइएमीन, इसके लिए हम संकेत उपयोग करते हैं ब्रैकेट के अंदर EN, तो वहाँ पर भी जो E है, जो उसका पहला अक्षर है, उसको ही हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उसको निर्धारित करते समय उसको ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देखें COCl2EN होल ट्वाइस, यहाँ पर भी हमने लिखा है क्योंकि जो E है वो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है, इसलिए इथिलीन डाइएमीन के सूत्र को बाद में लिखा जाएगा, जबकि Cl2 को पहले लिखा जाएगा। इसके बाद जो पूरा संपूर्ण कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो हम जानते हैं, उसे एक गुरु कोष्ठक या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और इसके अलावा जो संकेत अक्षरों में लिखे गए लिगेंड्स होते हैं उन्हें हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसी तरह से यदि लिगेंड बहुपरमाणविक है, जैसे कि H2O, NH3, तो इनको भी पैरेंथेसिस के अंतर्गत या एक छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो इस तरह से संकेत के रूप में अक्षरों को भी हम छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसके बाद आती है जो पूरा समन्वय मंडल है, यानी कि पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसमें धातु तथा लिगेंड के मध्य में इनको लिखते समय किसी भी प्रकार का स्थान नहीं छोड़ा जाता है। जब भी हम धातु तथा उससे चाहे जितने भी लिगेंड्स हों, उनके जब हम संकेत लिखेंगे तो उनके बीच स्थान नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर CONH3 होल 4 H2OCl, यहाँ पर 3 प्रकार के आपको लिगेंड दिख रहे हैं, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो काउंटर आयन है वो है Cl2। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक से अधिक अलग अलग प्रकार के यहाँ पर लिगेंड्स हैं, और यहाँ पर सभी को एक साथ बिना किसी गैप के यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो यदि हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यदि हम काउंटर आयन के बिना लिखते हैं, यानी कि जब काउंटर आयन नहीं लिखा जाएगा तो उस समय जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा वह आवेश युक्त होगा, आयनिक अवस्था में होगा। तो इस समय जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर धातु तथा लिगेंड्स को लिख लेते हैं, उसके बाद उसका जो आवेश है उसको जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर दाईं ओर ऊपर सुपरस्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है। और आवेश को लिखते समय भी हम आवेश की संख्या को पहले लिखेंगे, जबकि उसके संकेत को बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं COCN होल 6 Cl3, ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यदि हम इसमें से काउंटर आयन यानी कि जो 3 यहाँ पर क्लोराइड आयन है उसे अलग कर दें, तो यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर 3 धनावेश आ जाएंगे। तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे, जब ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर COCN होल 6 लिखेंगे तथा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ऊपर दाईं ओर 3+ लिखेंगे। 3 इसमें आवेश की संख्या है तथा प्लस इसके आवेश को दर्शाता है। तो इस तरह से आवेश युक्त जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लिखते हैं तो उस समय यहाँ पर आवेश को दाईं ओर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर दाईं ओर ऊपर लिखा जाएगा, जबकि जो काउंटर आयन है उसको यदि हम साथ में लिखते हैं तो काउंटर आयन को उसके बाद लिखेंगे। इस तरह से पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सूत्र
लिख लेने के बाद एक बार हम फिर से देखेंगे कि पूरे धनायन तथा पूरे ऋणायन एक दूसरे के बराबर हैं अथवा नहीं, यानी कि पूरे धनावेश तथा पूरे ऋण आवेश इन सभी को हम संतुलित कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो उपसंयोजन यौगिक है वह पूरी तरह से उदासीन होता है। तो यहाँ पर धनावेश तथा ऋण आवेश की जो संख्या है वो बराबर बराबर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है COCN होल 6, यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 3+ लिखा हुआ है। यदि इस प्रकार यह हमें कॉम्प्लेक्स आयन मिल रहा है तो हमें इसके बाहर 3 नेगेटिव चार्ज काउंटर आयन के रूप में लिखने होंगे, तभी यह जो पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वह उदासीन होगा। तो इस तरह से इन सभी नियमों का पालन करते हुए हम उपसंयोजन यौगिकों के सूत्र की रचना करेंगे। उपसंयोजन यौगिकों का सूत्र लिखना सीखने के बाद अब हम उपसंयोजन यौगिकों के नामकरण करना सीखेंगे। उपसंयोजन यौगिकों का नामकरण करते समय भी हमें कुछ नियमों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला नियम वही है जो सूत्र लिखते समय हमने सीखा था। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में धन आयन का नाम पहले लिखा जाता है और ऋण आयन का नाम बाद में लिखा जाता है। चाहे धनायन कॉम्प्लेक्स हो या फिर वो सिंपल धनायन हो, पहले हम उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर हम ले सकते हैं K4FeCN होल 6, यह हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और यहाँ पर चूँकि पोटेशियम ये धनायन है और जबकि ये सिंपल धनायन है, जबकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स ऋण आयनिक है, इसलिए हम काउंटर आयन का नाम पहले लिखेंगे। और इस तरह से जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। इस तरह से हम इसका नाम लिखेंगे। इसके बाद यदि हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है CONS3 होल 6Cl3। यहाँ पर आप देखें तो जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो धनायनिक है, जबकि काउंटर आयन ऋणायनिक है। तो अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन का नाम पहले लिखा जाएगा और काउंटर आयन का नाम बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो हेक्साएमीन, यहाँ पर 6 लिगेंड्स हैं, इसलिए इसका नाम होगा हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब यहाँ पर देखें कि धन आयन का नाम पहले और ऋण आयन का नाम बाद में लिखा जाता है। इसके बाद हम नामकरण सीखेंगे कॉम्प्लेक्स आयन का। तो कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखते समय पहले हम लिगेंड्स के नाम लिखेंगे और उसके बाद हम धातु परमाणु या आयन के नाम लिखेंगे। ये सूत्र लिखने के जो हमने नियम पढ़ा था उससे ये अलग है। वहाँ सूत्र लिखते समय हमने धातु का जो संकेत है उसे पहले लिखा था और उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली लिगेंड्स के नाम के संकेत हम लिखते थे। लेकिन जब हम नाम लिखते हैं तो पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड्स हैं उनका नामकरण पहले किया जाएगा और उसके बाद हम धातु परमाणु का नाम लिखेंगे। साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स के अंदर धातु और लिगेंड्स सभी का जो नाम है बिना किसी गैप के लिखा जाएगा और यहाँ पर किसी भी कैपिटल लेटर का उपयोग भी नहीं होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लैटिनम धातु है, साथ ही इसके बाद हमारे पास 2 लिगेंड्स हैं। यहाँ पर एमीन जो कि है और साथ ही साथ यहाँ पर क्लोराइड लिगेंड है। तो इनका यहाँ पर जब हम कॉम्प्लेक्स के रूप में जब इसमें नाम लिखेंगे और यहाँ पर काउंटर आयन उपस्थित नहीं है तो पूरे का जो हम नाम लिखेंगे वो बिना किसी कैपिटल लेटर के तथा बिना किसी इनके बीच गैप छोड़े इनका नाम लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा डाईएमीन टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनम 4
क्योंकि 4 यहाँ पर प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स के अंदर पूरा जो कॉम्प्लेक्स के अंदर धातु और लिगेंड है उसका नामकरण करेंगे। इसके बाद हम आते हैं लिगेंड के नामकरण। लिगेंड का नाम लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले लिगेंड हमने जाना है कि लिगेंड धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है या फिर उदासीन भी हो सकता है। तो यदि लिगेंड ऋण आवेशित है तो उसके नाम के अंत, उसका नाम का अंत हमें ओ से करना है। यानी कि यदि उसके नाम में के अंत में IDE आता है तो उसे हमें IDO से रिप्लेस करना है। यदि नाम के अंत में ITE आता है तो उसे ITO से रिप्लेस करना है। यदि नाम के अंत में ATE आता है तो उसे हमें ATO से रिप्लेस करना है। जैसे क्लोराइड के नाम में IDE आता है तो उसे हम लिखेंगे क्लोराइडो। इसी तरह से यदि सल्फाइड जिसके नाम के अंत में ITE आता है तो उसे हम लिखेंगे क्लोरीटो। और इसी तरह से यदि 8 आता है जैसे कि सल्फेट तो उसके नाम के अंत में हम लिखेंगे सल्फेटो। तो इस तरह से इसे हमने पहले भी जाना था नियम में। इसके बाद यदि लिगेंड उदासीन है या फिर धन आवेशित है तो उसके नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, क्योंकि उदासीन लिगेंड में हमने देखा था कुछ विशेष लिगेंड्स होते हैं जैसे कि H2O, NH3, CO, NO। तो इनके नामकरण हम स्पेशल जो इनके नाम होते हैं जैसे कि H2O के लिए एक्वा, NH3 के लिए एमीन, CO के लिए कार्बोनिल और NO के लिए नाइट्रोसिल। तो इन विशेष नामों का उपयोग करेंगे। इसके बाद यदि एक ही लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही लिगेंड एक से अधिक बार आता है तो उसकी संख्या को दर्शाने के लिए हम जो संख्यावाचक प्रीफिक्स होते हैं जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा आदि यहाँ पर शब्दों का उपयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है इसमें कोबाल्ट धातु के साथ साथ हमें एमीन की संख्या NH3 के 3 यहाँ पर एमीन लिगेंड्स हैं। या इसके बाद यहाँ पर H2O एक एक्वा भी है और यहाँ पर Cl जो क्लोराइडो है वो 2 है, Cl2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे एमीन है इसकी संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर जितनी संख्या है जैसे यहाँ पर एमीन की संख्या 3 है तो उसके लिए हम ट्राई, जैसे Cl यहाँ पर क्लोरिडो है उसकी संख्या 2 है तो उसके लिए हम डाई जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम देखें कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर का भी उपयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली जो एमीन है वो पहले आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा यहाँ पर एक्वा और उसके बाद आएगा क्लोरिडो। तो इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में रखते हुए हम इनकी संख्यावाचक प्रीफिक्स का उपयोग करते हुए इसका नाम लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई एमीन एक्वा डाई क्लोरिडो कोबाल्ट ब्रोमाइड। यहाँ पर कोबाल्ट के लिए हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखेंगे तो कोबाल्ट 3, फिर इसके बाद हम लिखेंगे काउंटर आयन को ब्रोमाइड। तो इस तरह से इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम होगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखें कि जब लिगेंड के नाम में ही उसके नाम में ही संख्यावाचक पदों का उपयोग होता है जैसे डाई, ट्राई का उपयोग होता है तो वहाँ पर जब हमें लिगेंड की संख्या बतानी होती है तो उसके लिए हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस जैसे पदों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जैसे कि उदाहरण में हमें दिख रहा है ये निकल धातु का एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर क्लोराइड लिगेंड्स है तथा एक जो लिगेंड्स है जिसे संकेत अक्षर में लिखा गया है वह है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन
और इस लिगेंड की संख्या, क्योंकि इसे ब्रैकेट के बाहर जो संख्या लिखी गई है वो 2 है और इसकी संख्या 2 है। अब यहाँ पर जो ट्राइफिनाइल फास्फीन है, इसके नाम में ही ट्राई जो प्रीफिक्स का उपयोग पहले किया जा चुका है, इसलिए अब इसकी जो 2 संख्या है उसको बताने के लिए हम यहाँ पर बिस पूर्व लग्न का उपयोग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जब हम इसका नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम देखें तो यहाँ पर जो क्लोरिडो है वो पहले आएगा, सी, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले है, और यहाँ पर जो ट्राइफिनाइल जो है वहाँ पर वो बाद में आएगा। तो इस तरह से इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा डाई क्लोरिडो, और यहाँ पर पूर्व लग्न के रूप में हम बिस का उपयोग करेंगे, ट्राई क्लोरिडो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकल 2 के रूप में इसका नामकरण किया जाएगा। इसी तरह से और एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर FeEN होल 3। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लिगेंड है वो है इथिलीन डाईएमीन। अब इथिलीन डाईएमीन में भी इसके नाम में हम देखें कि डाई जो है वो पहले ही इसमें प्रयोग किया जा चुका है, इसलिए अब इसकी संख्या जो कि 3 है, इसको बताने के लिए हम यहाँ पर ट्रिस पूर्व लग्न का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा ट्रिस इथिलीन डाईएमीन आयरन 3। तो ये इसका कॉम्प्लेक्स का नाम होगा। तो इस तरह से इन सभी लिगेंड से संबंधित नियमों का पालन करते हुए हम लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड का नामकरण करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर जो धातु परमाणु हैं या आयन है, उसके नामकरण के लिए भी हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो यहाँ पर आती है धातु परमाणु, इसकी सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करना। तो जो भी धातु आयन है, ये परमाणु के रूप में उदासीन हो या फिर धन आयन के रूप में हो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम रोमन अंकों में ब्रैकेट के अंदर लिखकर प्रदर्शित करते हैं। साथ ही यहाँ पर जो धन आयन यदि कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि धातु या पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो यदि धनायनिक हो या फिर उदासीन हो, उस समय हम धातु आयन के नाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन यदि जो कॉम्प्लेक्स है वह ऋण आयनिक हो, ऋणावेशित हो, तो उस समय धातु के नाम में परिवर्तन किया जाता है और धातु का जो तत्व अवस्था में नाम होता है उसके अंत में हम 8 लगा देते हैं। जैसे कि कोबाल्ट, कोबाल्ट के लिए इसका नाम हो जाएगा, यदि जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो ऋणावेशित है तो कोबाल्ट का नाम हम कोबाल्टेट के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं, ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और जिसमें कि जो थायोसाइनाइड है जिसके 4 लिगेंड के रूप में उपस्थित है, और साथ ही आप देख रहे हैं कि इसके स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 2- लिखा हुआ है, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है वह ऋण आवेशित है। तो इस समय इसका जो नाम हम लिखेंगे उसमें जो धातु आयन का नाम होगा वो कोबाल्ट की जगह पर कोबाल्टेट लिखा जाएगा। तो इसका नामकरण हम करेंगे। यहाँ पर लिगेंड है हमारे पास, लिगेंड में इनकी संख्या 4 है, तो लिगेंड का नाम हो जाएगा टेट्रा थायोसाइनाइडो कोबाल्टेट, और यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है, तो इसलिए ब्रैकेट के में उसकी जो रोमन अंकों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या को दर्शाया जाएगा। इसी तरह से और भी जो धातुएं हैं जैसे कि कॉपर है ना, कॉपर के लिए हम इसका क्यूप्रेट लिखेंगे, जिंक के लिए जिंकेट लिखा जाएगा, निकल के लिए निकलेट लिखा जाएगा, और मरकरी के लिए मर्क्यूरेट लिखा जाएगा। तो इस तरह से जब कॉम्प्लेक्स आयन ऋण आयनिक हो
तो वहाँ पर हम धातु आयन के नाम को परिवर्तित करके लिखते हैं। अन्यथा जब ये धनावेशित हो या उदासीन हो तब जो धातु आयन का नाम होता है वो वही लिखा जाता है जो उसका तात्विक नाम होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ धातुओं के लिए, कुछ जो विशेष धातुएं हैं उनके नाम का जो हम लिखते हैं वो इंग्लिश नाम न लिखकर उनका लैटिन नाम भी लिखा जाता है। और जैसे कि यहाँ पर Fe हम जानते हैं ये आयरन, इसका जो इंग्लिश नाम होता है वो आयरन है, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स में इसे लिखते हैं और जो कॉम्प्लेक्स ऋण आवेशित हो, जब धनावेशित हो तब इसे आयरन ही लिखा जाएगा, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स ऋण आवेशित होगा उस समय इसका लैटिन नाम फेरेट उपयोग में लाया जाएगा। फेरेट और साथ में जो ATE लास्ट में लगा होगा और इसे हम फेरेट लिखेंगे। इसी तरह से हम जानते हैं Ag जिसका सामान्य नाम होता है सिल्वर। जब कॉम्प्लेक्स आयन धनावेशित या उदासीन होगा तब इसे सिल्वर ही लिखेंगे, लेकिन यदि ये ऋण आवेशित कॉम्प्लेक्स है तो उस समय इसे अर्जेंटेट लिखा जाएगा। इसी तरह से Au जो कि गोल्ड है और इसका जब कॉम्प्लेक्स ऋणावेशित कॉम्प्लेक्स में नाम लिखेंगे तब हम इसे लिखेंगे ऑरेट। उसी तरह से Pb जो कि लेड है लेकिन इसका नाम लिखा जाएगा प्लम्बेट। इसी तरह से Sn जो कि सामान्य नाम टिन होता है और इसका नाम लिखा जाएगा स्टेनेट। तो इस तरह से धातुओं का नामकरण करते समय भी हमें इन नियमों को ध्यान में रखना होता है। तो इस तरह से हमने आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सूत्र लिखने के नियमों को और साथ ही इनका नामकरण करने के सभी नियमों को अच्छी तरह से जान लिया है। अब हम इनको कुछ उदाहरणों के द्वारा इनके सूत्र लिखने की तथा इनके नामकरण करने की प्रैक्टिस करेंगे।